वेलकम बैक। ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का सेकंड पार्ट है साइंस का, जिसको हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इसके बारे में आपको हम समझाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। पार्ट 1 को हमने आपको बताया है। एक बार अच्छे तरीके से पार्ट 1 में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको क्वेश्चन डालिए, उसका आंसर आपको हम देंगे। याद रखिए, हम शुरू कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमारे पास बेसिकली ये 4 प्रकार की पहले समझते हैं। पहले वाले को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इसको सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। आपको एक नाम याद रखना है, वो है कॉम्बिनेशन। क्या याद रखना है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ए है वो बी से रिएक्ट करके क्या बना रहा है? ए बी बना रहा है। क्या बना रहा है? ए बी बना रहा है। एग्जाम्पल्स क्या है ये आगे हम आपको बताने वाले हैं। दूसरा है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब इसका अपोजिट। यदि हमारे पास ए और बी है, इन दोनों को अलग अलग कर दो तो ए अलग हो गया और बी अलग हो गया। ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी यहाँ पर ए बी के साथ पार्टनरी कर रखा है। सी सी ने अच्छा ऑफर दिया तो पता पड़ता है कि ए का कॉम्बिनेशन ए सी हो गया और बी को भगा दिया बाहर। चौथा जो है उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर पार्टनर ही चेंज हो जाएंगे। ए का पार्टनर अभी बी है, सी का पार्टनर अभी डी है, लेकिन यहाँ पर पार्टनर ही चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर ए का पार्टनर सी हो गया और बी का पार्टनर डी हो गया। तो पार्टनर चेंज। तो ये किस प्रकार से होता है, कुछ एग्जाम्पल्स रियलिटी वाले होंगे जिनको हम आपको बताएंगे। साथ साथ में एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं वो हम आगे कवर करेंगे, और रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहा जाता है ये भी हम समझेंगे। सबसे पहले जो है उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमने बताया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो सब्सटेंस, कोई भी दो सब्सटेंस हो सकते हैं। लेट अस सपोज सब्सटेंस ए है और वो सब्सटेंस बी के साथ जुड़ करके क्या बना रहा है? सी बना रहा है। तो इस रिएक्शन में देखिए आप कि ये वाला हमारे पास सब्सटेंस है ए और ये सब्सटेंस है बी, ये जुड़ करके क्या बना लिए? सब्सटेंस सी। तो ये सब्सटेंस सी बना रहा है। इसके अंदर में केवल एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, इकट्ठा कर दिया। क्या कर दिया? जोड़ दिया। यहाँ पर फिर देखिए, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करके पानी बना लिए। कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में चीज़ें कंबाइन होके एक बनती हैं। ठीक है। तो कुछ बातें और एक्स्ट्रा आपको ज्ञान के लिए, कि जो हमारे पास चूने की पुताई होती है उस चूने का फार्मूला होता है, क्या होता है? CaO। लेकिन जब उस चूने के पानी को चूने को हम जब पानी मिलाते हैं, पानी मिलाने पर क्या बन जाएगा? पानी का फार्मूला H2O। क्या बन जाएगा? Ca। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितने हैं? एक ऑक्सीजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन यहाँ है। तो ये ओवरऑल इसके अंदर में ऑक्सीजन आते हैं। कितने आएंगे ऑक्सीजन? हमारे पास दो आ गए। और हाइड्रोजन देखो कितने हैं? दो। तो हाइड्रोजन हमारे पास दो हैं। तो ओवरऑल हमारे पास ऑक्सीजन दो, दो का मल्टीपल ये नीचे दे रखा ना, इसका मल्टीपल इसके साथ भी होता है, इसके साथ भी होता है। तो CaOH होल ट्वाइस ये जो बना है इसको बोलते हैं हम लोग स्लैग लाइम, बुझा हुआ चूना। अब जब हम लोग पुताई करते हैं, पोतते हैं दीवालों पर, तो पोतने के बाद ये जो स्लैग्ड लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दीवालों पर लगे लगे थोड़ा समय जब गुजरता है तो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। बात याद रखिएगा, जब दीवालों की पोतते हैं तो इसकी जो शाइन है वो नहीं आती है। जब थोड़ा सूख जाता है तो फिर जो है ना चूने की चमक आती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगली रिएक्शन इसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप होते हैं। डिकम्पोजिशन का सिंपल मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस है हमारे पास, वो सब्सटेंस टूट जाए दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 2। यहाँ देखिए कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसके अंदर में कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ हमारे पास इस कैल्शियम कार्बोनेट में से अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, देखिएगा, CaCO3 माइनस CO2। अगर मैंने माइनस कर दिया तो आप देखिएगा यहाँ क्या बचा हमारे पास? माइनस करने के बाद पीछे से निकालो, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है
उसमें से 2 ऑक्सीजन चले गए, कितने ऑक्सीजन बचे? 1 ऑक्सीजन बचा। कार्बन यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ भी 1 कार्बन नीचे दे रखा है, ये कार्बन से चला गया, खत्म। उसके बाद सी ए यहाँ पर है, कहाँ पर है? ये सी ए है, तो ये सी ए हमारे पास यहाँ लिख दिया। तो हमारे पास क्या बचा? सी ए ओ। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ते हैं तो सी ए ओ और CO2 में टूट जाता है। ये रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। लेकिन अगर हीट दी गई है तो उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। बिना हीट के काम नहीं होगा, बिना हीट के काम नहीं होगा। तो ये रिएक्शन कहलाती है थर्मल डिकम्पोजिशन। अब 2 एग्जाम्पल और देखिए। आयरन सल्फेट को FeSO4 आयरन सल्फेट का फार्मूला होता है FeSO4। जब गर्म किया जाता है तो Fe2O3 SO2 और SO3 में टूट जाता है। अरे एक ही चीज़ है जिसके जिसके कि टुकड़े 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 हो गए, तो ये जो कहलाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन चूंकि हीट दी गई है इसलिए क्या कहलाता है? थर्मल डिकम्पोजिशन। अगेन, लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो हीट करने पर लेड ऑक्साइड और साथ में ब्राउन कलर की गैस निकलती है, जो होती है किसकी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, और ऑक्सीजन निकलता है। अब इसमें एक कम की बात यह है कि लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो गर्म करने पे चिटचिटाने की आवाज़ आती है, जिसको बोलते हैं क्रैकलिंग साउंड। क्या बोलते हैं? क्रैकलिंग साउंड। क्या बोलते हैं? क्रैकलिंग साउंड। ये पैदा होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है अगर, तो आप बताएंगे, MCQ में क्वेश्चन पूछा जाता है खास तौर से कि अमॉन्ग्स द फॉलोइंग द क्रैकलिंग साउंड इज प्रोड्यूस इन ऑन हीटिंग। ऑन हीटिंग, तो आपको ये 3-4 नाम दे दिए, तो आपको लिखना है किसका नाम? लेड नाइट्रेट का। ओके। सेकेंड टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मतलब टूटना। इसका मतलब यहाँ जो कुछ भी डिकम्पोजिशन होगा, जो भी टूटने की बात होगी, वो किसके साथ होगी? इलेक्ट्रिसिटी के साथ। सारा का सारा रोल किसका है? इलेक्ट्रिसिटी का। तो याद रखिए इस बात को कि पानी को, ये वाला एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे करेंगे। कैसे करेंगे सर? तो क्या करना है, एक डिस्पोजल ग्लास लेना है। एक क्या लेना है? डिस्पोजल ग्लास लेना है। ये डिस्पोजल ग्लास आपने ये ले लिया, ठीक है। अब डिस्पोजल ग्लास लेने के बाद इसमें आपको यूज़ करना है, आलपिन। अब आलपिन क्या होते हैं सर? आपको पता होगा आलपिन क्या होते हैं। आलपिन क्या होते हैं आपको पता है। आलपिन लेकर के आपको यहाँ से इतने, यहाँ जो है ना, आलपिन को अच्छे तरीके से नीचे साइड से आप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आलपिन लगाएंगे। ये आलपिन हमने क्या लगाया? आप बेटा डिस्पोजल ग्लास लेंगे, इसमें आलपिन इस तरीके से नीचे से लगाएंगे, और ध्यान रखना कि यहाँ जो है ना लीकेज ना हो इस जगह पे। उसके बाद एक बैटरी आती है, आप देखिएगा बैटरी आती है हमारे पास आमतौर पे, और वो बैटरी रहती है हमारे पास इस तरीके की 9 वोल्ट की। और 9 वोल्ट की बैटरी रहती है, उसमें एक यहाँ पर सिंबल लगा रहता है प्लस का, एक लगा रहता है माइनस का। ये इससे यहाँ पर हमारे पास टच हो जाएगा। इसमें आप डालिए पानी। क्या डालिए? पानी। जब आप पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि बबल्स निकलना चालू हो जाएंगे। तो बबल्स निकलना चालू हो जाएंगे। तो ये जो है आप खुद करके देखेंगे, इसको आराम से होगा। याद रखने वाली बात यह है कि जो कैथोड साइड होगा वहाँ से निकलेगी हाइड्रोजन, और जो एनोड साइड होगा उस पर से निकलेगी ऑक्सीजन। बबल्स के नंबर देख के पहचान लेना कि कौन सा कैथोड होगा और कौन सा एनोड होगा। खुद करके देखिए। इस रिएक्शन में आप एक और रिएक्शन दे रखी है कि सोडियम क्लोराइड को जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो सोडियम अलग, क्लोराइड अलग। तो ये चूंकि इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं इसलिए क्या कहलाएगा वो? इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ ठीक है बेटा, ओके। थर्ड नंबर की जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस। बेटा यहाँ पर एक मतलब है फोटो का सिंपल मतलब है लाइट। इसका मतलब रोशनी।
तो रोशनी जब मिलेगी तो डिकम्पोजिशन होगा। सिल्वर क्लोराइड AgCl को जब सूरज की रोशनी मिलती है तो Ag अलग और Cl2 अलग हो जाता है। रिएक्शन को बैलेंस किया गया है। देखिए यहाँ पर क्लोराइड्स, यहाँ पर हमारे पास सिल्वर क्लोराइड AgCl होता है और क्लोरीन का फार्मूला Cl2 होता है। तो Cl के नंबर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाया गया है। इसी प्रकार से AgBr अगर है हमारे पास तो AgBr का यूज़ अगर हम इसको सनलाइट में रख दें तो Ag और Br2 में टूट जाएगा। तो याद रखिए ये हमारे पास सूरज की रोशनी, आम तौर पे इसका यूज़ किया जाता है, मतलब सूरज की रोशनी में कलर चेंज हो जाएगा। आप देखिएगा कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है एकदम झकाझक वाइट होता है। सिल्वर क्लोराइड एकदम सफ़ेद कलर का, शानदार कलर का वाइट होता है, लेकिन जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो कुछ देर के बाद उसका जो कलर होता है वो ग्रे हो जाता है। ये बात याद रखना है कि 3 प्रकार की डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये हो गई हमारे पास। कौन कौन सी? नंबर 1 थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट लगेगी। नंबर 2 इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। और नंबर 3 हमारे पास है कौन सी? फोटोलाइसिस। फोटो का मतलब लाइट, आमतौर पे सनलाइट या रोशनी, रोशनी मिलने पर ये रिएक्शन होती है। तो नोट करते जाइए तो अच्छा लगेगा। रिएक्शन का तीसरा प्रकार होता है जिसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की खास बात यह है कि कोई मेटल दूसरे मेटल सॉल्ट के अंदर रिएक्शन करती है। जैसे कि आयरन नाम की मेटल कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करने पे आयरन सल्फेट बनाती है और कॉपर को भगा देती है। कॉपर तुम जाओ, दूर भागो यहाँ से। सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर आयरन मोर रिएक्टिव मेटल है। वो मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है? यहाँ से हटा देता है। कैसे? आप देखिए करके कि Fe प्लस CuSO4 प्रोडक्ट में FeSO4 प्लस Cu तुम अलग हो गए हो, ये बचा हमारे पास। तो ये रिएक्शंस को आप खुद करके देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको। आपके टीचर को बात करिए, आपको वो उपलब्ध कराएंगे ये चीज़। कॉपर सल्फेट आपको मिल जाएगा, आपको क्लास में ही करके बताएंगे। आयरन के नेल से अच्छा हो जाता है, कील से अच्छा हो जाता है, आलपिन जो होता है आलपिन के साथ अच्छा होता है। ये भी रिएक्शन हो जाती है बहुत अच्छे तरीके से। और इवन दो जो कॉइन्स होते हैं, कॉइन के साथ भी इस रिएक्शन को आप करके देख सकते हैं। ओके। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करेगी लेस रिएक्टिव मेटल को इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। यहाँ देखिए कि मोर रिएक्टिव कौन, ये हमारे पास एक ट्रिक है। पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है हमारे पास, क्लास 10th लेवल पे बात कर रहा हूँ मैं। 10th के लेवल पे पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है, सबसे लेस रिएक्टिव है। तो पोटेशियम से कम सोडियम, से कम कैल्शियम, से कम मैग्नीशियम, से कम एल्यूमिनियम, से कम कार्बन यहाँ डाला गया है, से कम जिंक, से कम आयरन, से कम टिन, से कम लेड, उससे भी कम हाइड्रोजन, उससे भी कम कॉपर, फिर और कम सिल्वर और सबसे कम गोल्ड का। तो एक ट्रिक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आ केयरलेस जेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ये ट्रिक है, ये ट्रिक आपको सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते, समझते समझते आ जाएगी। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, देखना गौर से, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसको मैं, उदाहरण के लिए लेस रिएक्टिव मेटल ले ली मैंने कॉपर, क्योंकि ये कॉपर हमारे निचले साइड में है। तो लेस रिएक्टिव मेटल को अगर मैं लिख देता हूँ ZnSO4 और कहता हूँ कि रिएक्शन क्या होगी, तो आप कहोगे सर ये जो ऊपर में जिंक है, यहाँ ऊपर में जिंक है तो मोर रिएक्टिव है। तो जिंक मोर रिएक्टिव है, तो जिंक क्या करेगा? जिंक मोर रिएक्टिव होने के कारण से लेस रिएक्टिव को हटाएगा। लेकिन यहाँ तो इसमें ऑलरेडी मोर रिएक्टिव यहाँ पर मौजूद है, तो ये रिएक्शन होगी नहीं। द रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल।
इसका उल्टा देख लीजिए आप कि जिंक को जब कॉपर सल्फेट में डाला तो जिंक सल्फेट और कॉपर बना। इसी प्रकार से मोर रिएक्टिव लेड को कॉपर सल्फेट कॉपर क्लोराइड में डाला तो क्या बनेगा, ये बना लेगा लेड क्लोराइड और कॉपर को हटा देगा। तो मोर रिएक्टिव मेटल क्या होगा, इसको यहाँ से हटा देगा और खुद जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से मोर रिएक्टिव मेटल इसको हटा देगा यहाँ से और खुद यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये जो है ये कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे बढ़ने पर हमको जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसका चौथा टाइप मिल जाता है। और जो चौथा टाइप होता है वो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें पार्टनर चेंज हो जाते हैं। क्या होते हैं? पार्टनर चेंज। डू यू वांट ए पार्टनर? तो पार्टनर चेंज इसका मतलब क्या से क्या हो गए देखते देखते। कैसे? आओ समझाता हूँ। यहाँ देखिए क्या लिखा है, सोडियम सल्फेट। क्या लिखा है? सोडियम सल्फेट। और यहाँ पर प्रोडक्ट लिखा, एक और लिखा है बेरियम क्लोराइड। अब आप देखें कि सर पार्टनर बदल दो। क्या बदल दो? पार्टनर बदल दो। तो हमारे पास सोडियम का पार्टनर अभी सल्फेट है, तो सोडियम का पार्टनर प्रोडक्ट साइड में कौन हो गया? क्लोराइड हो गया। मतलब इसका पार्टनर इसके पास और इसका पार्टनर इसके पास आ गया। तो बेरियम का पार्टनर क्लोराइड था, लेकिन अब बेरियम का पार्टनर क्या हो जाएगा? SO4 हो जाएगा। बस बेरियम का पार्टनर SO4 हो गया। ये कौन सी रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर हमारे पास ए बी मौजूद हैं और सी डी मौजूद हैं, तो प्रोडक्ट होने पर क्या होगा? तो हमारे पास ए का पार्टनर, अभी ए का पार्टनर कौन है? बी है। तो बी यहाँ से हटा और ए का पार्टनर चेंज हो, कौन बन जाएगा? डी बन जाएगा। चल भैया डी तू यहाँ चला जा। इसके अलावा सी अपनी जगह रहने दिया और सी का पार्टनर कौन? बी। सी का पार्टनर कौन? यहाँ पर बोलेगा बी। तो सी का पार्टनर हो जाएगा बी। बस इस तरीके से होगा। आप नीचे वाले रिएक्शन को देखिए कि NaCl सोडियम का पार्टनर क्लोराइड और क्लोरीन और सिल्वर का पार्टनर ये वाला। तो पार्टनर जब चेंज होगा तो Na का पार्टनर Cl की बजाय कौन बन गया? Na का पार्टनर NO3 बन गया। ये बन गया। इसी प्रकार से Ag का पार्टनर क्या बन गया? Cl बन गया। तो ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को कहा जाता है कौन सी रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, आगे बढ़ने पर हमको दो और एग्जाम्पल मिलते हैं जिसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों ऐसी रिएक्शन जिसमें कि एक्सो मतलब बाहर निकले, एक्सो मतलब बाहर। टॉकीज में कहीं भी देखा हो आपने ऐसा शब्द देखा होगा, एग्जिट। एक्स मतलब बाहर। तो जिस भी रिएक्शन में थर्म का मतलब होता है हीट। थर्म का मतलब क्या होता है बच्चों? बोलिए। थर्म का मतलब होता है हीट। तो जिस भी रिएक्शन में हीट बाहर निकले, उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिस भी रिएक्शन में हीट लगे उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडो का मतलब इन, ये मोटा मोटी मान लीजिए। एंडो का मतलब इन और थर्म का मतलब होगा हीट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट या एनर्जी यूज हो तो उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन जिसमें कि हीट या फिर एनर्जी रिलीज हो, एनर्जी क्या हो? रिलीज हो, बाहर निकले, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जितनी भी बर्निंग होती है, क्या होती है? बर्निंग होती है। आप देखिएगा बर्निंग होती है जब, तो बर्निंग में बर्निंग में आ, बर्निंग में हम जब कभी भी कोई भी फ्यूल जलाते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो बर्निंग होती है। तो उस बर्निंग में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकलता है, साथ साथ में हीट निकलती है। तो हीट एक प्रकार का एनर्जी का फॉर्म है। तो जिस भी रिएक्शन में हीट निकले बाहर उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन में हमको एनर्जी मिलती है, इसलिए उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी प्रकार से किसी प्रकार की बर्निंग, वो सारी की सारी क्या कहलाएगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका जो उल्टा होता है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपने थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो देखी, उन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपने देखा था कि हमारे पास
जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, ये हीट किया तो हीट करने पर CaO प्लस CO2 में टूट रहा है। तो ये जो हुआ, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हीट लग रही है। क्या लग रही है? इस जगह को आप देखिएगा तो आप ये पाते हैं कि हीट इसमें निकलती है बाहर। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं। ओके, तो चाहे हमने पानी को तोड़ा, हमने एनर्जी पर अप्लाई की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या हमने सनलाइट दी, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कि हीट दी जाए या फिर एनर्जी हीट निकले बाहर, ऐसी रिएक्शन जिसमें कि हीट, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऐसी रिएक्शन जिसमें कि हीट दी जाए उसको बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, या फिर जिन रिएक्शन में एनर्जी दी जाए वो कहलाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो पूछा जाएगा तो आप बता देंगे। नेक्स्ट, इस चैप्टर का हमारा आखिरी टॉपिक अभी